तो आज हम लोग बात करने वाले हैं 9th क्लास का रसायन चैप्टर 3 परमाणु और अणु। हम लोग बात कर चुके हैं पहले पार्ट में परमाणु क्या है, परमाणु से कैसे अणु का निर्माण होता है और परमाणुओं के गुण, परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु से संबंधित सिद्धांत और अणु से संबंधित सिद्धांत। आज हम लोग जानने वाले हैं आयन क्या होता है। तो चलिए हम लोग बुक पे पहुंचते हैं, क्योंकि ये आपका एनसीईआरटी रिव्यू किया जा रहा है कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है आपको, ये आपको सिखाया जा रहा है। तो सबसे पहले लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और जहाँ पे अंडरलाइन हम करेंगे उस शब्द को आप चाहें तो लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी जो सब्जेक्ट होता है वो कीवर्ड का में मतलब उसमें आपको कुछ ना कुछ नए शब्द बताए जा रहे हैं, नए गुण बताए जा रहे हैं। तो चलिए कहते हैं धातु और अधातु, चाहे धातु हो या अधातु हो, आप परिचित होंगे इससे। कुछ यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं। धातु अधातु किससे बने होते हैं? आवेशित कण से, मतलब जिनके पास आवेश होता है। इन आवेशित कणों को आयन कहते हैं। आयन किसे कहते हैं? आवेशित कणों को आयन कहते हैं। आयन आवेशित कण होते हैं तथा इन पर ऋण अथवा धन आवेश होता है। ऋण आवेशित कण को ऋण आयन और धन आवेशित कण को धन आयन कहते हैं। ऋण आयन को एनियन और धन आयन को कैटियोन या कैसियोन कहते हैं। अब बात करते हैं आगे कि कुछ आयनों के कहते हैं, उदाहरण के लिए अगर सोडियम क्लोराइड की बात करें तो इसमें धनात्मक सोडियम आयन है जिसको हम Na+ से डिनोटेट करेंगे और ऋणात्मक क्लोराइड आयन है जिसको हम Cl- से डिनोटेट करेंगे रूप में विद्यमान है। आयन एक आवेशित परमाणु है। आयन क्या होता है? आवेशित युक्त परमाणु को हम आयन कहते हैं। परमाणुओं का एक ऐसा समूह होता है आयन जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है। और परमाणु वास्तव में क्या होता है? आवेशहीन होता है, उदासीन होता है, क्योंकि उसमें धन आवेश और ऋण आवेश समान होता है। परंतु आयन वह है जिसमें धन आवेश और ऋण आवेश समान नहीं होता है। किसी आयन में, किसी परमाणु में अगर ऋण आवेश ज्यादा हो गया तो उसे हम क्या कहेंगे? वो ऋण आयन है। और किसी में धन आवेश ज्यादा हो गया तो उसे हम कहेंगे कि वो धन आयन है। परमाणुओं के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान हो उसे बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। यानी परमाणुओं के समूह को क्या कहते हैं? बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। हम आयनों के निर्माण के बारे में अध्याय 4 में, मतलब अगले अध्याय में जानेंगे। यहाँ पे आपका कुछ दिया गया है, जैसे आयनिक यौगिक जो कैल्शियम ऑक्साइड है, ये एक आयनिक यौगिक है। इसमें कैल्शियम और ऑक्सीजन के आयन आपस में जुड़े होते हैं। और वो किस रूप में जुड़े होते हैं? मतलब कैल्शियम और ऑक्सीजन जो जुड़े होते हैं वो 5:2 के अनुपात में जुड़े होते हैं, उनका द्रव्यमान होता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फाइड, मैग्नीशियम और सल्फर 3:4 में जुड़े होते हैं मैग्नीशियम सल्फाइड में। और वहीं सोडियम क्लोराइड में कौन कौन होते हैं? सोडियम और क्लोरीन होते हैं जो 23:35.5 के रूप में जुड़े होते हैं। ये सब उनके परमाणु द्रव्यमान हैं। तो ये सब कौन जुड़े होते हैं? तो सोडियम का आयन जुड़ता है, क्लोरीन का आयन जुड़ता है किसमें? सोडियम क्लोराइड में। तो आप बताइए मैग्नीशियम सल्फाइड में कौन जुड़ेगा? मैग्नीशियम का आयन जुड़ेगा, सल्फर का आयन जुड़ेगा। कभी मैग्नीशियम का परमाणु नहीं जुड़ता है, वो कौन जुड़ता है? आयन जुड़ता है। अब रासायनिक सूत्र लिखने के कुछ विधि, केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है, इस चीज को समझें। तो किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संगठक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। रासायनिक सूत्र क्या होता है? प्रतीकात्मक निरूपण, मतलब सिंबॉलिक फॉर्मूला जिसको कह सकते हैं। भिन्न भिन्न यौगिकों के रासायनिक सूत्र सरलता पूर्वक लिखे जा सकते हैं। इस अभ्यास के लिए हम तत्वों के प्रतीकों और उनके संयोजन क्षमता, वैलेंसी को ज्ञात होनी चाहिए। किसी तत्व की संयोजन शक्ति अथवा क्षमता उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। संयोजन क्षमता क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। किसी एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणुओं के साथ किस प्रकार संयुक्त होकर एक रासायनिक यौगिक का निर्माण करते हैं, इसको ज्ञात करने के लिए संयोजकता का उपयोग करते हैं। किसी तत्व के परमाणु की संयोजकता को उनके हाथ अथवा एक भुजा में विचार किया जा सकता है। मतलब कि अगर मान लीजिए कि H2O है तो यहाँ पर ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और एक
दूसरा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो ये जल के ऑक्सीजन का क्या हो गया, ऑक्सीजन परमाणु का हाइड्रोजन दोनों हैंड हो गया, हाथ हो गया, जो कि एक दूसरे को पकड़े हुए, तभी ये जल का निर्माण हुआ है। अब यहाँ पे आपको कुछ आयन दिए गए हैं, इसको याद कर लें। क्या है, सोडियम आयन, तो एक धनात्मक आयन है। सोडियम आयन का सूत्र क्या होगा, मतलब इसको संकेत के रूप में क्या लिखेंगे, Na+ लिखेंगे। पोटेशियम आयन, ये भी धनात्मक आयन है, इसको हम संकेत के रूप में क्या लिखेंगे, K+ लिखेंगे। सिल्वर आयन, ये भी क्या है, एक धनात्मक आयन है, तो Ag+। कॉपर आयन को Cu+। वैसे ही मैग्नीशियम, क्या ये सारे जो हैं मैग्नीशियम, इसको Mg2+, कैल्शियम का Ca2+, Zn का Zn2+, Fe का आयरन का Fe2+, और कॉपर का Cu2+ कहेंगे। एल्युमिनियम का Al3+, मतलब एल्युमिनियम 3 आयन रखता है, 3 धन आयन रखता है। आयरन 3 धन आयन रखता है। वहीं अगर देखें तो हाइड्रोजन 1 धन आयन रखता है, जबकि हाइड्राइड जो होता है OH जिसको कह सकते हैं, हाइड्राइड 1, मतलब ये जब ऋण आयन रखेगा तो ये हाइड्राइड कहलाएगा, और जब धन आयन रखेगा तो हाइड्रोजन कहलाएगा। क्लोराइड जब ऋण आयन रखता है, तो जो ऋण आयन रखता है उसमें आइड जोड़ देते हैं, जैसे ब्रोमाइड तो Br-, आयोडाइड तो I-, ऑक्साइड तो O2-, सल्फाइड तो H2-। वैसे ही नाइट्राइड तो N3-। ठीक है, तो जिसके पीछे आइड जुड़ा रहे, समझ लीजिए वो सारे के सारे क्या हैं, ऋण आयन है। अमोनिया तो NH4+, हाइड्रोक्साइड तो OH- आइड लास्ट में है। नाइट्रेट NO3-, हाइड्रोजन कार्बोनेट तो HCO3-, कार्बोनेट CO3 का 2- आयन होता है। सल्फाइड का SO3 2- होता है, सल्फेट का SO4 2- होता है, और फास्फेट का PO4 3- होता है। तो इसको आप याद रखें, आपको जब जैसे ही बोला जाएगा सोडियम फास्फेट का सूत्र बताइए, सोडियम क्लोराइड का सूत्र बताइए, तो आपको इन दोनों को जोड़कर ही, ऋण आयन और धन आयन को जोड़कर ही वो सूत्र बताना पड़ता है। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे आपको दिए गए हैं, तो चलिए हम समझते हैं कि कैसे ये काम करते हैं। मानव की 2 भुजाएं तथा ऑक्टोपस की 8 भुजाएं होती है। ऑक्टोपस की एक भुजा मानव की केवल एक भुजा पकड़ सकती है। यदि एक ऑक्टोपस को कुछ मानवों को इस प्रकार पकड़ना है कि उसकी 8 भुजाएं मानव को दोनों भुजाओं को प्रयुक्त हो, तो आपके विचार में ऑक्टोपस कुल कितने मानव को पकड़ेगा? अब सोचिए। अब ऑक्टोपस को ऑक्सीजन तथा मानव को हाइड्रोजन के रूप में निकालिए। अगर ऑक्टोपस, तो चूंकि उसकी 8 भुजाएं थी, मानव की 2 भुजाएं, तो वो 4 मानव को पकड़ लेगा, क्योंकि उसके पास 8 भुजाएं हैं। और वैसे ही क्या होगा, ऑक्सीजन को अगर ऑक्टोपस माने और हाइड्रोजन को मानव माने, तो क्या आप इस संयोजन को निकाल सकते हैं? तो इस हिसाब से OH4 हो जाएगा उसका सूत्र, क्योंकि एक ऑक्टोपस 4 मानव को पकड़ेगा, इसलिए इसका सूत्र हो जाएगा OH4। पादांक 4 ऑक्टोपस द्वारा पकड़े गए मानवों की संख्या का प्रतिशत करता है। अब है सारणी में आप जो अभी अभी देखे हैं, उसमें सरल एवं बहुपरमाणविक आयनों, कौन? सरल परमाणविक और बहुपरमाणविक। सरल किसको? जिसमें हाइड्रोजन ही केवल है, उसे हम सरल परमाणविक कहेंगे। परंतु जिसमें हाइड्रोजन के साथ कोई और भी तत्व है, जैसे OH हो गया, ये कहेगा बहुपरमाणविक। जैसे HCO3 है, ये बहुपरमाणविक हो जाएगा। संयोजकता के बारे में हम और अधिक जानकारी अगले अध्याय में प्राप्त करेंगे। रासायनिक सूत्र लिखते समय आपको निम्न नियमों का पालन करना चाहिए। कौन कौन से नियम है? तो देखिए, पहला नियम कहता है कि आयन की संयोजकता अथवा आवेश संतुलित होना चाहिए। आयन की संयोजकता या आवेश संतुलित होना चाहिए, मतलब अगर एक धन आयन है तो एक ऋण आयन से, 2 धन आयन है तो 2 ऋण आयन से, और 3 धन आयन है तो 3 ऋण आयन के साथ संबंध बनाएगा। जब एक यौगिक किसी धातु एवं अधातु के संयोग से निर्मित होता है, तो धातु के नाम अथवा उसके प्रतीक रासायनिक सूत्र में पहले लिखे जाते हैं, क्योंकि धन आयनों को पहले लिखे जाते हैं और ऋण आयनों को बाद में लिखे जाते हैं। इस हिसाब से कैल्शियम ऑक्साइड CaO सूत्र हो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम धन आयन और ऑक्साइड ऋण आयन है। वैसे सोडियम क्लोराइड का NaCl हो जाएगा, क्योंकि सोडियम क्या है?
धन आयन है और क्लोरीन ऋण आयन है। आयरन सल्फाइड FeS हो जाएगा, क्योंकि आयरन क्या है, आयरन धन आयन है और सल्फाइड क्या है, ऋण आयन है। कॉपर ऑक्साइड, तो कॉपर क्या है, धन आयन है और ऑक्साइड ऋण आयन है इत्यादि। जहां पर ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर अधातुएं हैं, ये सब के सब क्या हैं, अधातुएं, चाहे ऑक्सीजन हो, क्लोरीन हो, सल्फर हो, ये सब के सब क्या हैं, अधातुएं हैं। जहां इन्हें दाईं तरफ लिखते हैं, जबकि कैल्शियम, सोडियम, कॉपर ये सब धातुएं हैं और उन्हें हम किधर लिखते हैं, बाईं तरफ। यानी अधातुओं को किधर लिखेंगे, दाईं तरफ, और धातुओं को किधर लिखेंगे, बाईं तरफ, क्योंकि धातुएं क्या होती है, धन आयन, और अधातुएं क्या होती है, ऋण आयन। बहुपरमाणविक आयन द्वारा निर्मित यौगिक में आयनों को पहले कोष्ठक में रखते हैं, तत्पश्चात अनुपातों को दर्शाने वाली संख्या को लिखते हैं। यदि बहुपरमाणविक आयन की संख्या 1 हो तो कोष्ठकों की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए, जब बहुपरमाणविक, जैसे OH की संख्या 2 हो जाएगी तो 2 लिखेंगे, 3 हो जाएगी तो 3 लिखेंगे, 4 हो जाएगी तो 4 लिखेंगे, तो उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे उस वक्त। परंतु अगर एक ही हो तो इसको सीधे सीधे लिखा जा सकता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखेंगे तो NaOH लिखेंगे। और वैसे ही अगर हम, तो अब हम लोग सरल यौगिक सूत्रों को लिखने के बारे में सीखते हैं कि कैसे सरल यौगिक के सूत्रों को लिखा जाता है। तो दो भिन्न भिन्न तत्वों से निर्मित सरलतम यौगिकों को द्विअंगी यौगिक कहते हैं। मतलब जिसके 2 अंग हों, एक धन आयन दूसरा ऋण आयन, और 2 ही तत्व हो तो उसे हम क्या कहेंगे, द्विअंगी यौगिक। जैसे H2O, इसमें एक हाइड्रोजन है दूसरा ऑक्सीजन है, तो इसको हम क्या कहेंगे, द्विअंगी यौगिक। सारणी के कुछ आयनों की संयोजकता दी गई है, आप इसका उपयोग यौगिक के सूत्रों को लिखने के लिए कर सकते हैं, जो आपको पीछे के सारणी में हमने बताया था। आणविक यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखते समय हमें पहले संगठक तत्वों के प्रतीक लिखने पड़ते हैं। संगठक तत्व मतलब जैसे अगर जल बनाना है तो उसका संगठक तत्व कौन हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा और ऑक्सीजन हो जाएगा। फिर इसको अनुरूप में लिखेंगे तो H2O लिखेंगे, लिखना पड़ता है, उनकी संयोजकता लिखते हैं। जैसे निम्न उदाहरणों से दर्शाया जाता है, तत्पश्चात संयोजन परमाणुओं की संयोजकता को क्रॉस करके उनके अनुसूत्र लिखते हैं। जैसे अगर आपको हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र लिखना है तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन का सूत्र लिखना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन का सूत्र H, क्लोरीन का Cl। अब इसकी संयोजकता होती है +1 और क्लोरीन की संयोजकता होती है -1, तो ये एक दूसरे के नीचे चले जाएंगे, तो इसका हो जाएगा HCl, Cl वाला एक नीचे और H वाला Cl के नीचे, तो हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र हो जाएगा HCl। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड का। तो हाइड्रोजन का क्या होता है, संयोजकता 1 होता है और सल्फाइड का संयोजकता -2 होता है। तो सल्फाइड की संयोजकता हाइड्रोजन के नीचे और हाइड्रोजन की संयोजकता सल्फाइड के नीचे, तो इस हिसाब से क्या बन जाएगा, H2S बन जाएगा इसका सूत्र। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र बन जाएगा H2S। वहीं कार्बन टेट्राक्लोराइड का देखते हैं। तो कार्बन का संयोजकता होता है 4, कार्बन का संयोजकता 4 और क्लोरीन का संयोजकता 1, तो कार्बन 4+ और क्लोरीन 1-। तो अब हमारा ये इधर चला जाएगा, ये इधर चल जाएगा, तो ये हो जाएगा C1 और Cl4। तो इसका कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र क्या हो जाएगा, CCl4। तो इस हिसाब से आप बहुत सारे यौगिक बना सकते हैं। ये आपको प्रैक्टिस करवा दिए जाएंगे क्लासरूम में। आगे मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र क्या होगा, तो आप जरा सोचिए, Mg का होता है +2 और Cl का होता है -। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का क्या हो जाएगा, ये +2 नीचे, ये 1 इधर, तो MgCl2 हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीशियम वाला चल जाएगा क्लोरीन के नीचे, क्लोरीन वाला आ जाएगा मैग्नीशियम के नीचे। तो इसे आड़ा तिरछा करके हम सूत्र को प्राप्त कर लेते हैं। आगे हम लोग कुछ और भी यौगिकों को देखते हैं। जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड को यहाँ दिया गया है MgCl2। इस प्रकार हम देखते हैं कि मैग्नीशियम क्लोराइड के अणु में 2 क्लोराइड आयन अपने मैग्नीशियम आयन Mg2+ के लिए होता है। इस प्रकार बने यौगिकों को आयनिक यौगिक कहते हैं और ये धनात्मक ऋणात्मक आवेशों को संतुलित होना चाहिए तथा संपूर्ण संरचना क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। तो एक यौगिक जो होता है वो उदासीन होता है, एक परमाणु जो होता है उदासीन होता है, परंतु जो एक आयन होता है वो आवेशित होता है, आवेश युक्त होता है।
ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस प्रकार के सूत्रों में आयनों के आवेश नहीं दर्शाए जाते हैं, सूत्र में आवेश नहीं लिखे जाते हैं, बस हाँ वो उनके अंदर आयन ही जुड़ते हैं। जैसे एक और भी एग्जांपल लेते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो एल्यूमिनियम का होता है +3 और ऑक्सीजन का होता है -2, तो इसका इसके नीचे, इसका इसके नीचे, तो इस हिसाब से एल्यूमिनियम का हो जाएगा 2Al2 और वो 3, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र क्या हो जाएगा Al2O3। और वैसे ही देखिए कैल्शियम ऑक्साइड का, तो कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र क्या हो जाएगा, तत्व प्रतीक कैल्शियम का होता है +2, कैल्शियम का क्या होता है +2 और ऑक्सीजन का क्या होता है -2, तो इस हिसाब से ये -2 इधर चला जाएगा और ऑक्सीजन का उसके पास, तो Ca 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो इसको खाली CaO लिख देंगे, या तो हम लिख सकते हैं Ca2O2, परंतु इसका सरलतम अनुपात क्या होगा CaO होगा, इसलिए इसका सूत्र क्या लिख देंगे CaO। वहीं बहुपरमाणविक अणु की बात कर रहे हैं, जैसे सोडियम का, तो सोडियम का क्या होता है +1 और नाइट्रेट का -1, तो -1 सोडियम के पास और +1 नाइट, तो ये चीज एक से एक कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमारा सूत्र क्या हो जाएगा NaNO3। अभी हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या हो जाएगा, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र हो जाएगा, जैसे कैल्शियम का होता है 2, कैल्शियम का 2 और हाइड्रोक्साइड का -1, तो इसलिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 1 चल जाएगा कैल्शियम के नीचे, हाइड्रोक्साइड का चल जाएगा 2, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या हो जाएगा CaOH का होल 2 या CHOH का ट्वाइस। तो इस हिसाब से हम लोग सूत्र बनाना अब सीख चुके हैं। अब है नीचे, वो ऊपर वाले को ही समझाया गया, नीचे फिर से आप देखिए सोडियम कार्बोनेट का, तो सोडियम का हो गया +1, कार्बोनेट का हो गया -2, तो ये -2 सोडियम के नीचे और +1 कार्बोनेट के नीचे, इसलिए हो जाएगा Na2CO3। तो अभी तक आपको समझ में आ गए होंगे। वहीं अमोनिया सल्फेट का देख लीजिए, तो अमोनिया का होता है +1 और सल्फेट का होता है -2, तो क्या हो जाएगा, ये सल्फेट वाला अमोनिया के नीचे तो 2 है, तो ANH4 का ट्वाइस लिख देंगे और SO4 का एक ही होगा, तो उसको डायरेक्ट लिखेंगे, क्योंकि जिसका बहुपरमाणविक को ब्रैकेट में लिखते हैं अगर 2 हो जाए तब, या 2 से ज़्यादा हो जाए तब। तो इस प्रकार से आप सूत्र लिखना जान गए होंगे। तो सोडियम ऑक्साइड का क्या हो जाएगा, तो उसी हिसाब से आप देखिए, सोडियम का हो गया Na+1 और ऑक्साइड का हो गया -2, तो ये हो जाएगा Na2O। एल्यूमिनियम क्लोराइड का क्या हो जाएगा, तो एल्यूमिनियम का होता है +3 और क्लोराइड का होता है -1, तो ये हो जाएगा AlCl3। सोडियम सल्फाइड का क्या हो जाएगा, तो उसी हिसाब से हम लोग बना सकते हैं। और यहाँ पे आपको कुछ दिया गया है, तो इसके नाम प्रदर्शित करने हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या सीखा है, अभी हम लोगों ने सीखा कि किस प्रकार से हम रासायनिक सूत्र लिखते हैं। तो कुछ हम एग्जाम्पल्स देते हैं, आशा है आप बनाइएगा। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं आणविक द्रव्यमान एवं मोल संकल्पना की, ये आपका अगला टॉपिक है। आणविक द्रव्यमान पहले जान लेते हैं कि क्या होता है। तो अनुभाग हम लोग देखे थे कि हम परमाणु द्रव्यमान की अवधारणा की विवेचना कर चुके हैं कि परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, अलग अलग परमाणु का द्रव्यमान भी हम लोगों ने देखा था। इस अवधारणा का विस्तार आणविक द्रव्यमान का परिकलन करने के लिए किया जा सकता है, क्योंकि परमाणु द्रव्यमान जो था वो वास्तव में क्या था, परमाणु द्रव्यमान जो था एक परमाणु का द्रव्यमान था। और अणु में क्या होता है, यौगिक के अणु में बहुत सारा परमाणु रहते हैं, तो सारे परमाणुओं के द्रव्यमान को हम अलग अलग जोड़ देंगे तो वो हमारा अणु द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान कहलाएगा। तो किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके संगठक परमाणुओं, संगठक माने जिससे वो मिलके बना है, के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। और इस प्रकार यह अणु का वह सापेक्ष द्रव्यमान है जिस द्रव्यमान इकाई किसके द्वारा, U द्वारा व्यक्त करते हैं। मतलब अणु का सापेक्ष द्रव्यमान को हम आणविक द्रव्यमान भी कह सकते हैं। जैसे यहाँ जल का निकालना है, चलिए निकालते हैं। तो जल के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। तो देखिए क्या किया गया है, क्योंकि हाइड्रोजन का हमको पता है कि क्या होता है, 1 यूनिट होता है, और वहीं ऑक्सीजन का क्या होता है 16 यूनिट। तो चूंकि हाइड्रोजन का 2 परमाणु है तो हाइड्रोजन का 2 यूनिट हो गया द्रव्यमान, और ऑक्सीजन का 1 परमाणु है तो ऑक्सीजन का 16 यूनिट, चूंकि एक ही परमाणु का होता है तो 16 यूनिट। तो कुल जल के 1 यूनिट का कितना हो गया, एक अणु का, तो टोटल 18 यूनिट हो गया। वहीं नाइट्रिक अम्ल की बात करें तो नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है HNO3। तो के आणविक द्रव्यमान H का क्या हो गया
H का 1 हो गया, N का और O का O3 का। तो इस हिसाब से 1 16 और ऑक्सीजन का 16, तो 16 48, क्योंकि 3 ऑक्सीजन है। और इस हिसाब से हमारा टोटल आ गया क्या, नाइट्रिक का 63 यूनिट आ गया। तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, आणविक द्रव्यमान निकालना जान गए होंगे। अब है सूत्र इकाई द्रव्यमान किसे कहते हैं। तो किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संगठक परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान का योग होता है। मतलब वही जो अभी तक आणविक द्रव्यमान कह रहे थे, सूत्र द्रव्यमान का परिकलन उसी प्रकार से करते हैं जिस प्रकार हमने आणविक द्रव्यमान का परिकलन किया। अंतर केवल इतना है कि यहाँ पर हम उस पदार्थ के लिए सूत्र इकाई का प्रयोग करते हैं। मतलब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम सूत्र इकाई के रूप में लिखेंगे। जैसे सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, NaCl होता है। अब इसके इकाई सूत्र का द्रव्यमान निम्न क्या होगा, तो इसके इकाई सूत्र का होगा 1 गुने 23 यूनिट अब प्लस 1 गुने 35.5 यूनिट, तो टोटल कितना हो जाएगा, 58.5 यूनिट हो जाएगा। अब अगर आप ऐसा निकालें कि कैल्शियम का सूत्र इकाई द्रव्यमान आपको परिकलित करना है, कैल्शियम क्लोराइड का, तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र क्या होगा, पहले ये जानिए, तो CaCl2 होगा। क्यों हुआ, सूत्र लिखना अभी जाने हैं कैसे, क्योंकि कैल्शियम का होता है +2 और क्लोरीन का होता है -1, तो इसका संयोजकता इसके नीचे और इसका संयोजकता इसके नीचे, इसलिए हो गया कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र क्या, CaCl2 हो गया। अब हल निकालते हैं, तो कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या होगा, तो कैल्शियम का द्रव्यमान क्या होता है, 40 होता है। क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, तो 35.5 होता है। अब सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या होगा, 1 गुने 40 प्लस 2 गुने 35.5, 40 का 40 और 35 दूना का 70 और आधा का 1 तो 71, तो सब मिला के क्या होगा 111 यूनिट। तो बिल्कुल आणविक द्रव्यमान निकालने जैसा है। अब हम लोग मोल की बात करते हैं कि मोल क्या होता है। तो इस फिगर में एक आप फिगर देख रहे होंगे, उस फिगर में क्या कह रहा है कि एक मोल क्या क्या है, क्या व्यक्त करता है। तो कहता है कार्बन परमाणु का 1 मोल या किसी भी परमाणु का 1 मोल का मतलब है कि कार्बन के कुल कितने परमाणु की बात कर रहा है, तो 6.022 गुने 10⁻23 कार्बन की बात कर रहा है। अगर उतना ऑक्सीजन है तो उतने ऑक्सीजन की बात कर रहा है, यानी 1 मोल में कितना होता है, 6.022 गुने 10⁻23। और जो कि अब 1 मोल, चूंकि 1 मोल का द्रव्यमान कितना होगा, तो जो उसका इकाई द्रव्यमान होता है कितना, 12 ग्राम। तो कार्बन के 1 मोल का द्रव्यमान कितना होगा, 12 ग्राम, और उसमें कितना परमाणु होगा, तो 12 ग्राम में होगा 6.022 गुने 10⁻23 कार्बन परमाणु होगा। अगर हाइड्रोजन की बात करें कि हाइड्रोजन के 1 मोल में, तो हाइड्रोजन का 1 मोल में 1 ग्राम होगा, द्रव्यमान 1 ग्राम होगा, और उसका कुल परमाणुओं की संख्या 1 ग्राम में ही कितना होगा, तो 1 ग्राम में होगा 6.022 गुने 10⁻23 हाइड्रोजन का परमाणु होगा। तो 1 ग्राम आपको समझ में आ गया होगा, मोल समझ में आ गया होगा। नहीं तो किसी और कण का, हाइड्रोजन और कार्बन छोड़िए, कोई भी कण हो जिसमें आपसे परमाणु पूछ रहा हो, अणु पूछ रहा हो या आयन पूछ रहा हो, अगर उनकी 1 मोल मात्रा है, यानी 1 मोल परमाणु हो, 1 मोल अणु हो या 1 मोल आयन हो, तो इसका मतलब है उनमें कण जो है, चाहे अणु परमाणु या आयन, वो 6.022 गुने 10⁻23 है। और उन कणों का जो सापेक्ष द्रव्यमान होगा ग्राम में, वो वही उनका क्या होगा, वो वही उनका 1 मोल का द्रव्यमान होगा। तो जो आप इकाई द्रव्यमान निकालते हैं ना, चाहे अणु का या परमाणु का, वो 1 मोल का द्रव्यमान है, याद रखिएगा। 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान ग्राम में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। अणुओं का 1 मोल क्या होगा, तो उसमें अणुओं की संख्या भी उतनी ही होगी, और आणविक द्रव्यमान ग्राम में अगर व्यक्त करेंगे तो वो 1 मोल के बराबर होगा। अब हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिया गया है, पहले इन क्वेश्चनों को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, तो कह रहा है निम्नलिखित का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो आपको 1 का पता होगा, जैसे हाइड्रोजन के 1 परमाणु का क्या होता है, परमाणु का होता है 1, तो H2 का क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन अणु का 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन के 1 परमाणु का होता है 16, तो ऑक्सीजन के 1 अणु का क्या हो जाएगा, तो 16 दूना 32 हो जाएगा। वैसे ही क्लोरीन का होता है 35.5, तो Cl2 का क्या हो जाएगा, 71 हो जाएगा। CO2 का तो आप सबका निकाल सकते हैं टेबल में देख के, ठीक है, यहाँ नीचे दिया भी गया है, उसके आधार पे भी आप निकाल सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं मोल संकल्पना की, किसकी, मोल संकल्पना की। तो आपको, हमें आशा है कि आपको क्या परमाणु द्रव्यमान निकालना आ गया है। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देख। तो
तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, मोल संकल्पना। यहाँ हम हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की किसी अभिक्रिया का उदाहरण लेते हैं जिसमें जल निर्मित होता है। आपको पता होगा कि हाइड्रोजन अणु H2 O2 के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाता है, H2O संतुलित कर देंगे, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, यहाँ 2 लिख देंगे। उपरोक्त अभिक्रिया यह निर्देशित करती है कि हाइड्रोजन के दो अणु ऑक्सीजन के एक अणु के साथ अभिक्रिया करके, आप अणु, अब कंफ्यूजन में ये मत है, ये नीचे वाले 2 की बात नहीं कर रहा है, ये ऊपर वाले 2 की बात कर रहा है, इसलिए हाइड्रोजन का 2 अणु लिखा है और ऑक्सीजन का 1 अणु, मतलब O2 1 अणु हुआ, ठीक है, 2 अणु निर्मित करता है। अथवा हाइड्रोजन का 4 यूनिट ऑक्सीजन अणु के 32 यूनिट के संयोग करके 36 यूनिट जल निर्मित करता है। अब उपरोक्त समीकरण में यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हम किसी पदार्थ की मात्रा उसके द्रव्यमान से अथवा उसके परमाणुओं की संख्या से अभिलक्षित कर सकते हैं, परंतु एक रासायनिक अभिक्रिया समीकरण से अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणुओं अथवा अणुओं की संख्या सीधे प्राप्त हो जाती है। इसीलिए पदार्थों की मात्राओं का ज्ञान उनके द्रव्यमानों के आधार की अपेक्षा उनके अणुओं अथवा परमाणुओं की संख्या के आधार पर प्राप्त करना अधिक सुविधाजनक है। अतः एक नई इकाई मोल प्रस्तावित की गई। क्या प्रस्तावित की गई? मोल। किसी स्पीसीज, परमाणु, स्पीसीज यहाँ पे जाति, जो केमिस्ट्री में जाति होता है, परमाणु अणु आयन होता है या कण के एक मोल में मात्राओं की वह संख्या जो ग्राम में उसके परमाणु अथवा आणविक द्रव्यमान के बराबर होता है। याद रखें, एक मोल में मात्राओं की वह संख्या है जो ग्राम में उसके परमाणु अथवा आणविक द्रव्यमान के बराबर होती है। किसी पदार्थ के एक मोल के कणों में परमाणु आयन अणु की संख्या निश्चित होती है जिसका मान 6.022 गुने 10⁻23 होता है और यह मान प्रायोगिक विधि से प्राप्त किया गया है। इसको अवगाद्रो स्थिरांक कहते हैं या अवगाद्रो संख्या कहते हैं, जिसको N0 से निरूपित किया जाता है और यह नाम इटली के वैज्ञानिक एमिडियो अवगाद्रो के सम्मान में रखा गया है। एक मोल किसी पदार्थ का 6.022 गुने 10⁻23 संख्या है। जैसे एक दर्जन में 12 संख्या होता है, एक गुरूस में 144 होता है, वैसे ही एक मोल में कितना होता है? 6.022 गुने 10⁻23 संख्या होता है। यद्यपि मोल एक संख्या से संबंधित है, परंतु दर्जन या गुरूस की तुलना इसका एक और लाभ है, वह यह है कि किसी विशिष्ट पदार्थ के एक मोल में द्रव्यमान निश्चित होता है। किसी पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान उसके सापेक्ष परमाणु एवं अणु द्रव्यमान ग्राम के बराबर होता है और किसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान उस तत्व के द्रव्यमान को द्रव्यमान इकाई यूनिट में प्रदान करता है। किसी तत्व के परमाणुओं के एक मोल को द्रव्यमान उसका मोलर द्रव्यमान क्या कहलाता है? एक मोल का द्रव्यमान क्या कहलाता है? मोलर द्रव्यमान कहलाता है। हमें उसी संख्यात्मक मान को लेना पड़ेगा, परंतु इकाई को U से G में परिवर्तित करना होगा। परमाणुओं के मोलर द्रव्यमान को ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान 1 यूनिट होता है, अतः हाइड्रोजन का ग्राम परमाणु द्रव्यमान 1 ग्राम होगा। 1 यूनिट हाइड्रोजन में केवल 1 हाइड्रोजन परमाणु होता है तथा 1 ग्राम हाइड्रोजन में 1 मोल परमाणु होते हैं, अर्थात 6.022 गुने 10⁻23 हाइड्रोजन के परमाणु होंगे। इसी प्रकार 16 यूनिट ऑक्सीजन में केवल 1 ऑक्सीजन परमाणु होता है, वहीं 16 ग्राम ऑक्सीजन में उसके 1 मोल परमाणु होंगे, अर्थात उसमें 6.022 गुने 10⁻23 ऑक्सीजन के परमाणु होंगे। किसी अणु के ग्राम अणु द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान कहते हैं। ग्राम अणु द्रव्यमान को क्या कहते हैं? अणु का आणविक मोलर द्रव्यमान कहते हैं। प्राप्त करने के लिए हम उसे संख्यात्मक मान जो उसके अणु द्रव्यमान के बराबर होता है को उपरोक्त की तरह लिख सकते हैं, परंतु हमें इकाई को यूनिट से ग्राम में परिवर्तित करना होगा। जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं कि H2O के अणु द्रव्यमान का परिकलन करें
चुके हैं, जिसका मान 18 यूनिट होता था। यहां से हमें प्राप्त होता है कि 18 यूनिट जल में जल का केवल एक अणु होता है। 18 यूनिट जल में जल का केवल एक अणु होता है, जबकि 18 ग्राम जल में 1 मोल अणु होता है, अर्थात 6.022 गुने 10 पर पावर 23 जल अणु होते हैं। रसायनज्ञों को अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए परमाणु एवं अणुओं की संख्या की आवश्यकता होती है। इसके लिए उन्हें द्रव्यमानों को ग्राम में संख्याओं के साथ संबंध करना पड़ता है और इसको निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, जैसे 1 मोल बराबर 6.022 गुने 10 पर पावर 23 या बराबर ग्राम सापेक्ष द्रव्यमान। अतः रसायनज्ञों के जो रसायन शास्त्र पढ़ते हैं, रसायनज्ञों के परिकलन को इकाई मोल हुई और 1896 ईस्वी में विल्हेम ऑस्टवाल्ड ने मोल शब्द प्रस्तावित किया। किन्होंने? ओस्टवाल्ड ने प्रस्तावित किया, जो एक लैटिन शब्द मोल्स से व्युत्पन्न हुआ, जिसका अर्थ होता है ढेर। क्या होता है? ढेर। तो कितने का ढेर? तो 6.022 गुने 10 पर पावर 23 का ढेर। किसी पदार्थ को परमाणुओं अथवा अणुओं के ढेर के रूप में विचार किया जा सकता है। सन 1967 में मोल इकाई स्वीकार कर ली गई। मोल इकाई को स्वीकार की गई, जो परमाणुओं एवं अणुओं की बृहत संख्या को निरूपित करने का सरलतम उपाय है। आगे हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, उदाहरण यहाँ पे है कि निम्नलिखित में मोलों की संख्या प्रकलित कीजिए। किसमें? तो 52 ग्राम हीलियम में द्रव्यमान में मोल प्राप्त कीजिए, और या 12.044 गुने 10 पर पावर 23 हीलियम परमाणु की संख्या में कणों का मोल ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या कहते हैं, मोलों की संख्या को हम स्मॉल एन से डिनोटेड करेंगे। किससे करेंगे? स्मॉल एन से। दिया गया द्रव्यमान को एम से, मोलर द्रव्यमान को कैपिटल एम से, दिए गए कणों की संख्या को एन से और अवोगाद्रो संख्या को N0 से व्यक्त करेंगे। क्लियर? ये सिंबॉलिक तौर पे आप याद रखिएगा, हमेशा आपको यही जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो हीलियम का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? 4 यूनिट, और इसका द्रव्यमान तो ग्राम में क्या हो जाएगा? मोलर द्रव्यमान, तो 4 ग्राम। तो मोलों की संख्या क्या हो जाएगी? दिया गया द्रव्यमान तो दिया गया द्रव्यमान कितना है? 52 ग्राम, और मोलर द्रव्यमान कितना है? 4। तो मोलों की संख्या क्या हो जाएगी? 52/4 13। ठीक है, अब है कि हम जानते हैं कि 1 मोल में कितना होता है? 6.022 गुने 10 पर पावर 23। तो मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? दिए गए कणों की संख्या अब बटा अवोगाद्रो संख्या। तो दिए गए कणों की संख्या कितनी है? तो दूसरे क्वेश्चन में 12.044 गुने 10 पर पावर 23 था, इतना बटा क्या कर देंगे? 6.022 गुने 10 पावर 23, ये 2 बार में कटेगा, तो इससे मोलों की संख्या निकाल सकते हैं। तो हमें आशा है कि अगर आपको मोलर द्रव्यमान दिया रहे फिर भी आप मोल की संख्या निकाल सकते हैं, या कणों की संख्या दिया रहे फिर भी आप मोलों की संख्या निकाल सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित द्रव्यमानों को प्रकलित कीजिए कि 0.5 मोल, कितना? 0.5 मोल मतलब आधा मोल नाइट्रोजन गैस अणु में मोलों की संख्या कितनी होगी? तो आपको पता होगा, या तीसरा क्वेश्चन यहां पे दिया गया है कि 0.1 मोल, यहां पे आप पहले इसका सॉल्यूशंस देख लें। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 0.5 मोल मतलब आधा मोल नाइट्रोजन परमाणु में मोल की संख्या कितनी होगी? या 3.011 गुने 10 पर पावर 23 नाइट्रोजन परमाणु में मोलों की संख्या कितनी होगी? या 6.022 गुने 10 पर पावर 23 में नाइट्रोजन अणुओं की संख्या कितनी होगी? आप यहाँ पे मैथ को एकदम आसानी से समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ आपको दिए गए हैं। तो आपने क्या क्या सीखा, ये आप खास तौर पे इसके जो आंकिक प्रश्न होंगे वो सारे आप बना लें और इसको पढ़ लें एक बार, और इसके पीछे के जो प्रश्न दिए गए हैं उसे सोल्व कर लें। इस प्रकार से आपका यह पाठ समाप्त हुआ। गुड लक, फिर मिलेंगे अगले पाठ के साथ।